लोग सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का सुंदर सा नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसका एक छोटा भाई है जो आप 9th में पढ़ के आ रहे हो, उसका नाम होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लास 9th में रहता है। ठीक है, सुना सुना सा लग रहा होगा, नहीं सुने हो? सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये उसका बड़ा भाई है और इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। अभी तक हम एक वेरिएबल पर डील कर रहे थे। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा लेंदी चैप्टर है, यानी लंबा है और बहुत बोरिंग चैप्टर है। ऐसा स्टूडेंट को लगता है कि बोरिंग है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। और इसके सॉल्यूशन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, समझ आया? इस वजह से स्टूडेंट इस चैप्टर को लास्ट में छोड़ ही देता है। जब आप पूरा पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और बोर्ड के लिए जाएंगे तो हमको लगेगा बाकी सारे चैप्टर इससे ज़्यादा आसान है, इसको छोड़ दो, क्योंकि बहुत लेंदी लगता है, बहुत टाइम लगता है और बड़ा बोरिंग लगता है स्टूडेंट को बनाने के लिए। हालांकि ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, समझ आया क्या है? सबसे इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लालच आपको दिलाता हूँ कि इसको क्यों पढ़ना है आपको। ठीक है, आपका जो बोर्ड का पेपर आना है मैथमेटिक्स का, वो कितने नंबर का होता है मालूम है? 75 मार्क्स का। कितने नंबर का? 75 नंबर का पेपर होता है। उस 75 नंबर के पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं मालूम है? बोर्ड में 18 क्वेश्चन रहते हैं। कितने? 18 क्वेश्चन। और लास्ट के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, 6-6 नंबर का होता है। कितने कितने नंबर का? 6-6 नंबर। यानी सबसे बड़ा मार्क्स अगर बोर्ड एग्जाम में कोई है तो वो 6 मार्क्स है, 10वीं क्लास छत्तीसगढ़ बोर्ड में। ठीक है, 6 नंबर से बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा नंबर हो गया एग्जाम के लिए? 6 मार्क्स। और कौन से क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, 18। ठीक है, 2 क्वेश्चन। ठीक जी, आया समझ में? ये जो 6 नंबर के क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में दिखते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। कहाँ से होता है? कहाँ से होता है जी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है? 6 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से बना लिया तो आपके कितने मार्क्स सिक्योर हो गए? जोर से बोलिए। 6 मार्क्स नहीं, 7 मार्क्स। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है यहाँ से। कितने का? 6 नंबर को तो एक सॉलिड क्वेश्चन रहेगा लास्ट में, और एक और क्या आता है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। समझ रहे हो? तो यहाँ से टोटल कितने नंबर मिलने हैं? देखिए, 1 मार्क का एक क्या आता है? एक क्वेश्चन। 1 मार्क का एक क्वेश्चन। ठीक है, और एक कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 7 मार्क्स। और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के 7 नंबर मिलते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा, तो वो तो वैसे ही बन जाता है, हलवा टाइप का क्वेश्चन रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए, MCQs में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, या ट्रू फॉल्स में आ जाए। ये तो आता है ना शुरू में, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। ये 3 पैटर्न रहते हैं हमारे एग्जाम में। और लास्ट में एक क्वेश्चन रहता है 6 मार्क का। तो मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, गोल्डन चांस रहता है। ये 6 नंबर बहुत होता है। एक और चैप्टर है, 1-2 चैप्टर जहाँ से 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटली 4 क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से ऑप्शन में 2 रहेंगे और 2 मेन क्वेश्चन रहेंगे। यानी लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शंस रहता है, ये बना लो या ये बना लो, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और दोनों क्वेश्चनों में ऑप्शन रहता है। तो ये इस चैप्टर का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में रहता ही रहता है। तो अगर आपने इसको अच्छे से सिक्योर किया तो आपके 6 मार्क्स पक गए, और 1 नंबर ये मिलते ही है पका पकाया। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं इस चैप्टर से? 7 मार्क्स हो जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबरों वाले क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। और भी हैं 2-3 चैप्टर, वो हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। समझ आ गई बात यहाँ तक? चलिए, अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो टारगेट क्या रहेगा आपके दिमाग में? ये रहेगा, ये 7 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाओ, 6 नंबर ले जाओ। ठीक, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको समझिए। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन समझते हो किसको बोलते हैं? इक्वेशन एनीथिंग विच कैरीज इक्वल साइन, जिसमें कौन सा साइन आ जाए? इक्वल टू वाला, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। समझ गए? समझे? नहीं समझे? एनीथिंग विच कैरी इक्वल साइन इज इक्वेशन। ठीक है, जैसे ये हमने लिखा 2x इज इक्वल टू 6, ये क्या चीज़ है? इक्वेशन है जी। ये साइन आ गया ना, मतलब ये इक्वेशन है। इसी को 6 को अगर इधर में बुला लेता तो ये ऐसा दिखने लगता, दिस इज इक्वेशन। बोलूँगा इक्वेशन कि नहीं बोलूँगा? इक्वेशन क्या देख के बोलना होता है? इक्वल साइन को देख के बोलना होता है। तो जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इक्वल साइन लगा है उसको क्या बोलेंगे? कि तुम कौन हो? तुम इक्वेशन हो। क्या हो? इक्वेशन हो। आया समझ? अब जाहिर सी बात है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इसमें नंबर्स भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे। क्या क्या होंगे? नंबर भी और वेरिएबल भी। अब नंबर और वेरिएबल बोलते किसको हैं? इनका मतलब क्या होता है? एक एक छोटी छोटी चीज़ समझते चलिए, यही आपका बूंद बूंद होकर के पूरा घड़ा भरना है आगे चल के। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, नंबर भी होता है और वेरिएबल भी होता है। तो इस इक्वेशन में भी नंबर भी है, वेरिएबल भी है। ये क्या चीज़ है? नंबर। जोर से बोलिए, नंबर। ये क्या चीज़ है? नंबर। ये क्या चीज़ है? वेरिएबल। तो वेरिएबल को अपन ABCD XYZ से दिखाएंगे, है ना, और नंबर तो 1 2 3 4 5 6 से दिखाएंगे। समझ आया? ये जो नंबर होता है, ध्यान से समझना, ये नंबर कहलाता है फिक्स्ड नंबर। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड नंबर। मतलब ये भी फिक्स्ड नंबर है, ये भी क्या चीज है? फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर का दूसरा नाम है कांस्टेंट। क्या नाम? कांस्टेंट किसको बोलते हैं पता है? नहीं पता? कांस्टेंट मतलब वही जो फिक्स हो। क्या हो? यानी जो ना बदले कभी, उसको क्या बोलते हैं? तुम कांस्टेंट हो। जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदल सकती। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पृथ्वी 4 बार घूम जाए, आसमान गिर जाए, लेकिन वो नंबर क्या रहेगा? वही रहेगा जो पहले था, जो कभी ना बदले किसी सिचुएशन में। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, ये जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, ये वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या बोलेंगे इसको? इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं? इसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं होता। वेरी का मतलब होता है बदलने वाला। इसमें ये जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये शब्द किससे बना हुआ है? वेरी। एक तो आप लोग VERY वेरी पढ़ते हो ना इंग्लिश में। ये वेरी मतलब क्या होता है? बहुत बहुत, है ना। लेकिन ये वाला वेरी अलग है, ये वेरी अलग है। इसका मतलब तो बहुत होता है। वेरी मच नहीं बोलते, थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, है ना। लेकिन ये वाला वेरी अलग मीनिंग होता है। इस वेरी का मतलब होता है चेंज होना, बदलना। क्या? चेंज होना या बदलना। और इसी वेरी से हमने कौन सा शब्द बनाया है? वेरिएबल, बदलने वाला, जो फिक्स नहीं रहता, बदल जाता है, कुछ भी हो सकता है। समझ आया? तो ये x है, ये भी एक नंबर है। जैसे हम लोग गेम नहीं खिलाते, तो अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ लिख के दिखाना है, जैसे हमने यहाँ 1 लिख के दिखा दिया, यहाँ 2 लिख के दिखा दिया, यहाँ 4 लिख के दिखा दिया, यहाँ 6 लिख के दिखा दिया, यहाँ पे एक नंबर लिखा है, उसको मैं नहीं दिखाना चाहता, है ना। तो मैं क्या करता हूँ? बढ़िया यहाँ स्टिकर लगा दूंगा ऐसे। क्या लगा दिया? स्टिकर लगा दिया। जैसे पहले मोबाइल के रिचार्ज आते थे, छोटे छोटे कार्ड यूज़ किया आपने। अब तो हम ऑनलाइन बैलेंस डलवा लेते हैं, मोबाइल दुकान वाले के यहाँ से फ्लेक्सी करवा लेते हैं। पहले कार्ड आते थे रिचार्ज करने के लिए, कभी यूज़ किया आपने? कार्ड को बढ़िया स्क्रैच करना पड़ता था, तो उसमें नंबर आता था, फिर हम अपना कोड डालते थे, फिर वो नंबर डालते थे, फिर हैश लगाते थे, हैशटैग, तो फिर वो रिचार्ज हो जाता था। आपने यूज़ नहीं किया? पहले हमारे यहाँ जो रिलायंस के टावर थे स्टार्टिंग में, BSNL के थे, तो उसके कार्ड आते थे रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। तो उसमें स्क्रैच करना पड़ता था, ढका रहता था नंबर, उसको स्क्रैच करो तो उसमें नंबर मिलता था, फिर उस नंबर से हम रिचार्ज करते थे। फ्लेक्सी भी होता था, कार्ड भी आता था, दोनों तरह की सुविधाएं थी। आजकल तो वो कार्ड पूरी तरह से ख़त्म हो गए, फ्लेक्सी ही खाली चल रही है।
तो अगर मुझे ये नंबर छुपाना है, इसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, तो मैंने यहाँ स्क्रैच कार्ड लगा दिया या कोई पेपर चिपका दिया। अब बताइए इसके अंदर नंबर है या नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? आप श्योर हो कि इसके पीछे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 100 लिखा है? श्योर हो क्या? लेकिन इसको देख के बताओ ये कितना दिख रहा है आपको? 6। क्या आप श्योर हो कि ये 6 है? मुझे तो 7 लग रहा है। बोलिए बोलिए, श्योर हैं आप कि 6 है? क्या ये कभी 7 बन पाएगा? क्या ये कभी 5 हो पाएगा? मतलब एक नंबर अगर एक बार लिखा गया हमारी कॉपी में तो फिर वो मर जाए लेकिन वो 7 नहीं बन सकता और 5 नहीं बन सकता, हमेशा क्या रहेगा? 6 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर कैसे नंबर होते हैं? कांस्टेंट। एक बार लिखा गए सो लिखा गए, अब वो जीवन भर यही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। लेकिन इसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर मैं आपसे पूछूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। हो सकता है वो 1 हो सकता है 0 हो सकता है 2 हो, वो तो कोई भी नंबर हो सकता है। हम श्योर हैं क्या? लेकिन इन नंबरों के लिए आप श्योर हैं कि ये 1 है, 6 है, 2 है, 4 है, इसके लिए आप श्योर नहीं है क्योंकि आपको दिख नहीं रहा। समझ आया कि नहीं आया? हमने ये जो ऊपर स्टिकर लगाया है ना, स्टिकर, इसी स्टिकर का नाम रख दिया वेरिएबल। क्या नाम रख दिया? तो ये ऊपर लगा हुआ स्टिकर क्या चीज है? वेरिएबल। इसका मतलब है इसके अंदर जो नंबर होगा वो नंबर कैसा होगा? कुछ भी। क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। और वो नंबर, जो भी नंबर बनेगा, ये वेरिएबल जो भी नंबर बनेगा उसके हिसाब से इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। यानी इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होनी है वो ये डिसाइड करेगा। समझे आप कि नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे अगर ये x की वैल्यू 4 हो गई तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा? 4 2 जा कितना हो गया? 8, 8 माइनस 6 2। तो इस इक्वेशन का आंसर कितना हो जाएगा? 2। आया समझ? और अगर ये x की वैल्यू 5 हो गई तो 5 2 जा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 4। अभी इसके पहले आंसर कितना आ रहा था? 2। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 हो जाती है तो 4 2 जा 8 और 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2। कब? जब x की वैल्यू क्या थी? 4। और अगर x की वैल्यू 5 हो गई, x की जगह 5 आ गया तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4। तो कभी इस इक्वेशन का आंसर 2 आता है, कभी इस इक्वेशन का आंसर 4 आता है। तो अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? तो हमारा आंसर है x की वैल्यू के कारण। x अगर बदलता जाएगा तो इस इक्वेशन का आंसर भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। ये मेरी बात समझ आ रही है? तो किसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसका दारोमदार किसके ऊपर होता है? वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल फिक्स नहीं होता कि मैं कौन सा नंबर हूँ। एक बार वेरिएबल जो नंबर बन जाएगा उसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा। समझ आया? तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू सर्टेन नहीं होती, सर्टेन बोले तो फिक्स नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये कुछ भी बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3, कोई भी नंबर बन सकता है। समझ आया? तो जो नंबर फिक्स नहीं होता है, अनसर्टेन होता है, उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल। और जो नंबर फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर। ये चीज समझ आया? दूसरा नामकरण ऐसे समझिए कि जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ लगा रहेगा, जैसे हम वही इक्वेशन ले लेते हैं, ये जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ रहता है मल्टीप्लाई में, किसमें? मल्टीप्लाई में। तो जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ दिखेगा उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलना है? इसका नाम होता है, ये सब हम यूज करेंगे जिस चैप्टर में, कोएफिशिएंट। किस चीज का कोएफिशिएंट है? तो हम बोलेंगे किस चीज के साथ लगा हुआ है? x के साथ। तो ये 2 किसका कोएफिशिएंट है? x का। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट कितना है? 2। समझ रहे हो? इसी तरह से इसके पहले ये भी तो लिखा हो सकता था 3x²। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, x² के साथ अब कौन सा नंबर है? 3। तो इस 3 को कांस्टेंट बोलूं कि कोएफिशिएंट बोलूं? अच्छे से देखिए, क्या बोलना है? कोएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जो नंबर वेरिएबल के साथ रहेगा उसको क्या बोलना है? कोएफिशिएंट। तो अब से आगे जब भी हम ये शब्द यूज करेंगे कोएफिशिएंट, तो आपको समझ में आएगा किसकी बात हो रही है। कोएफिशिएंट बोलने का मतलब है ये उस नंबर के साथ क्या होगा? कोई ना कोई वेरिएबल होगा। तो हम बताएंगे किस चीज़ का कोएफिशिएंट है, x का कि x² का कि x³ का। ठीक है जी, समझ आया? ओके, सो दिस नंबर इज नोन एज कोएफिशिएंट, दिस नंबर इज नोन एज कोएफिशिएंट। बट यहाँ पर कोई x नहीं है, x है लेकिन x का पावर 0 है। यहाँ पर किसी भी चीज़ का पावर 0 1 बना देता है उसको। तो x का पावर 0 है इसलिए वो 1 होके गायब हो गया है, 1 बन के। और 6 1 जा कितना हुआ? 6, इसलिए 6 बस दिख रहा है। समझ आया?
तो जिस नंबर के साथ वेरिएबल नहीं होता उस नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट की निशानी क्या होगी, उसके साथ क्या नहीं दिखेगा, वेरिएबल। और जिस नंबर के साथ वेरिएबल दिखेगा उस नंबर को क्या बोलना है, कोएफिशिएंट। कांस्टेंट नहीं बोलना है आपको, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। ये नंबर भले दिखने में 3 लग रहा है, फिक्स लग रहा है, लेकिन चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, वेरिएबल, इसलिए ये भी फिक्स नहीं है। क्योंकि वेरिएबल अगर 2 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ से देखो, अगर ये वेरिएबल 2 हो गया तो फिर ये 2 रह जाएगा क्या? अगर ये वेरिएबल 2 हो गया तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, तो फिर ये 4 हो जाएगा। क्या ये नंबर फिक्स है? क्या ये 2 फिक्स है? नहीं है। क्यों? साथ में कौन चिपका है, वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल 3 हो गया तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, ये तो फिर ये 6 बन जाएगा। तो ये 2 भी फिक्स नहीं है। क्यों? साथ में वेरिएबल है। लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये फिक्स है, कांस्टेंट है। आया समझ? तो इसी वजह से ऐसे नंबर को हम कांस्टेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है, वेरिएबल पे। जैसे जैसे वेरिएबल बदलेगा वैसे वैसे सामने लिखा हुआ कोएफिशिएंट भी बदलता चला जाएगा। तो भले वो 2 दिखता है लेकिन वो जन्मजात 2 नहीं रहेगा, वो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डिपेंड अपॉन द वेरिएबल जो साथ में है। ठीक बात? आया यहाँ तक समझ में? ठीक है। अच्छा, अब हमने बहुत तरह की इक्वेशन पढ़े हैं। जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, या इसके पहले आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है मैथमेटिक्स में, चैप्टर 1 में आपको इस तरह के कई इक्वेशन देखने को मिले होंगे। इस तरह के 3x² + 2x - 6 ऐसे इक्वेशन देखे हैं आपने, जिसको आप लोग पॉलिनोमियल बोलते हो। x का पावर होल नंबर, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है होल नंबर, यहाँ भी x का पावर 0 है, दिस इज अगेन होल नंबर। तो जहाँ पर वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है उसको आप क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल बोलते हो, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में मुझे बताइए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है। यहाँ पर x का पावर कितना है, 0, और x के पावर 0 को हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 होता है वो। ठीक है, अच्छे से समझना। यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं था, मतलब क्या है, 1। यहाँ पे x का पावर कितना है, 2। तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, x का मैक्सिमम पावर 2 है। जिस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 होता है उस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल टू 0 लिखा है तो इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, देन द नेम ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, मैक्सिमम पावर अगर 2 है किसी वेरिएबल का किसी स्टेटमेंट में, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। समझ आया? लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, 1। कितना? लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल का पावर क्या हो, 1। मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन कितना दिखेगा हमको, 1 दिखेगा, चाहे वहाँ कोई भी वेरिएबल हो। समझ गए? जैसे ये यहाँ पर x है, x का पावर कितना है, 1। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाएगा ये, लीनियर इक्वेशन। और जिसमें पावर 2 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें पावर 3 आ गया तो क्यूबिक इक्वेशन, क्यूब हो जाएगा फिर वो पावर 3। समझ आया? तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल के नाम रखे हैं। जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है उसका क्या नाम होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसका पावर 3 हो जाता है उसका नाम क्यूबिक इक्वेशन। ये समझ आया? तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम पावर 1 हुआ तो उसको क्या बोलना है, लीनियर इक्वेशन। और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब है इसमें हम जितने इक्वेशन डील करेंगे उन सब के वेरिएबल के पावर क्या होंगे, 1 से बड़ा कोई पावर नहीं दिखेगा। समझ आया? लेकिन ये जो इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2x - 6 = 0, इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना दिख रहा है, 1। दैट्स वाई दिस इज लीनियर इक्वेशन। लेकिन कै ठो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक ठो x, दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और हमको इस साल क्या पढ़ना है, 2 वेरिएबल आएंगे। समझ आया? तो अब जो हमको फॉर्मेट दिखेंगे वो कुछ इस तरह के दिखेंगे, 3x + 2y और +6 = 0। ठीक है, समझ आया? ये वेरिएबल है x, y भी वेरिएबल है। x का पावर कितना है, 1, y का पावर कितना है, 1। कोई पावर नहीं दिखता मतलब 1 होता है। तो इस वेरिएबल का पावर भी 1, इस वेरिएबल का पावर भी 1। तो इसका मतलब है ये कौन से इक्वेशन हो गए, लीनियर इक्वेशन। क्यों मैं इसको लीनियर इक्वेशन बोल रहा हूँ, पावर को देख के। पावर कितना है, 1। पावर हमेशा किसका देखना है, नंबर का कि वेरिएबल का, वेरिएबल का। नंबर का पावर चाहे 500 लिखा हो, यही इक्वेशन ऐसा भी हो सकता था, 6 का पावर 100। ठीक है, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3। जैसे 100 ना लिख के अगर मैं यहाँ 6 का पावर 2 लिख देता, तब आप बोलते हैं मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है इस इक्वेशन में,
2 2, तो इसको कायदे से क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है। यहाँ हमको मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, तो इस इक्वेशन को क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। लेकिन हम आपको तुरंत बोलेंगे कि पावर किस चीज़ का देखा जाता है जी, नंबर का कि वेरिएबल का, वेरिएबल का। तो क्या ये वेरिएबल के ऊपर पावर लिखा हुआ है, आंसर है नहीं। ये किसके ऊपर है, नंबर, नंबर के ऊपर चाहे 1 लाख लिखा हो पावर, नंबर का पावर हमको देखना ही नहीं है। पावर सिर्फ किसका देखा जाएगा, वेरिएबल का। तो यहाँ चाहे जो मर्जी वो लिखा हो, हमको सिर्फ इसको देखना है, वेरिएबल के ऊपर क्या लिखा है 1, इस वेरिएबल के ऊपर क्या लिखा है 1, दैट्स मीन्स ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। नंबर का पावर हम नहीं देखते। यहाँ तक समझ गए बात, ठीक है कि नहीं समझे? अच्छा, अब अगली चीज़ समझिए। 9th में जो हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और 10th में हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दोनों में अंतर क्या है? 1 वेरिएबल को एडवांस करके 2 वेरिएबल क्यों बनाया गया, या इसको भी एडवांस करके 3 वेरिएबल क्यों बनाया जाएगा, या 4 वेरिएबल वाला इक्वेशन क्यों बनाया जाएगा? ठीक है, ये सवाल के जवाब बहुत अच्छे से समझिए। अच्छा था 1 वेरिएबल था, फटाक से आंसर आ जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो 2 वेरिएबल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो इसका आंसर ये है, देखिए हम लोग किसी इक्वेशन में वेरिएबल को क्यों रखते हैं। पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि भैया वेरिएबल आता ही काहे को, किसी मैथमेटिकल अप्रोच में वेरिएबल क्यों आता है, क्यों हम लोग वेरिएबल का सहायता लेते हैं, यूज़ करते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है, जब हमसे कोई चीज़ पूछी जाती है, क्या की जाती है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ्स का, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ गायब रहेगा जिसको आपको बोला जाएगा निकाल के दिखाओ। ऐसा रहता है ना, मैथ्स के क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि ये चीज़ बता दिए, आपसे एक चीज़ पूछ रहे हैं। तो अगर एक चीज़ पूछी जाएगी, कितनी चीज़, एक चीज़, तो इसका मतलब गायब कैठो चीज़ है, एक ठो चीज़। तो उस एक चीज़ को निकालने के लिए हम लोग एक वेरिएबल का सहारा लेते हैं। एक वेरिएबल, कितनी चीज़ निकालनी हो तो एक चीज़, तो उसमें कितने वेरिएबल लगेंगे, एक वेरिएबल। जैसे कोई चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप उसको कुछ मान लेंगे कि ये चीज़ ये होगी, x y z कुछ भी मान लिया आपने। तो अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन, तो फिर उसके जवाब में आप एक वेरिएबल मान लेंगे, उसी वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल के बता देंगे, वो आंसर होगा। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन ने 2 क्वेश्चन पूछा है आपसे, कितने, 2 चीज़ें गायब है और 2 चीज़ें हम आपसे पूछ रहे हैं, तो फिर 2 चीज़ों का जवाब 2 आंसर होना चाहिए। 2 सवालों के जवाब क्या होंगे, 2 आंसर। तो 2 आंसर बताने के लिए 2 ठो वेरिएबल की सहायता लेनी पड़ेगी। कितनी? तो हमारी इक्वेशन में फिर 2 वेरिएबल दिखेगा, x भी दिखेगा, y भी दिखेगा। और अगर हमने 3 सवाल पूछे होते तो सवाल एक ही रहेगा, उसमें 3 ठो चीज़ पूछता आपसे, मैं ये भी बताऊँ, ये भी बताऊँ, ये भी बताऊँ। तो फिर 3 चीज़ें बताने के लिए हम कितने वेरिएबल यूज़ करेंगे, 3 ठो वेरिएबल यूज़ करेंगे। समझ आया? तो वेरिएबल क्यों यूज़ किया जाता है, आंसर डिपेंड करता है सवाल में कितनी चीज़ें पूछी जा रही हमसे। ठीक है, उसको मानने के लिए मान लेते हैं। मैथ्स में तो ऐसे ही चलता है ना, मान लो x है, मान लो y है, मान लो z है ना, मान लो इस चीज़ की लेंथ x है, इस चीज़ की ब्रेथ y है, इस चीज़ का एरिया a है, कुछ कुछ ऐसे मानते चलते हैं ना हम लोग। तो मानने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। नहीं समझे? जैसे हम लोग किसी फील्ड का मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें लेंथ हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं चलो इसकी लेंथ होगी x मीटर, क्या होगी, ब्रेथ होगी y मीटर, ऐसे करके कुछ मान लेते हैं ना। तो वो जो चीज़ हम इमेजिन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जो हम मानते हैं, और उसी चीज़ की वैल्यू हमको निकालनी रहती है। तो क्वेश्चन में जब एक से ज़्यादा चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, तो हम उसकी गिनती गिनेंगे कि 1 चीज़ पूछ रहा है, 2 चीज़ पूछ रहा है, 3 चीज़ पूछ रहा है। तो जितनी चीज़ पूछी जाएगी उतने वेरिएबल हमको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। अब हम आपसे 2 चीज़ें पूछ रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल, उसका एरिया इतना है, क्या बता दिया हमने आपको, एरिया। और हम आपसे पूछेंगे कि इसका लेंथ और ब्रेथ बताओ, तो कितनी चीज़ पूछ लिया आपसे मैं, 2 चीज़ें, लेंथ भी पूछ लिया, ब्रेथ भी पूछ लिया, और उसके लिए मैं 1-2 कंडीशन आपको बता दूंगा, एरिया बता दूंगा, पेरीमीटर बता दूंगा रेक्टेंगल का, यानी कुछ रिक्वायरमेंट आपको बता दूंगा जानकारी पहले से, और आपसे 2 चीज़ें पूछूंगा, लेंथ पूछ रहा हूँ, ब्रेथ पूछ रहा हूँ, लंबाई चौड़ाई। तो मैंने 2 चीज़ें आपसे पूछी हैं, तो आपकी इक्वेशन में कंपलसरी कितने वेरिएबल आ जाएंगे, 2 वेरिएबल, लेंथ भी आ जाएगा, ब्रेथ भी आ जाएगा। लेंथ को आप x मान लोगे, ब्रेथ को y मान लोगे, या आपकी मर्जी, लेंथ को a मान लो, ब्रेथ को b मान लो। समझ में आ रही बात? कोई भी वेरिएबल आप असाइन कर लीजिए, लेकिन चूंकि 2 चीज़ें पूछी गई हैं तो 2 वेरिएबल लगेंगे। फंडा ये है, 2 चीज़ें पूछी गई तो वेरिएबल कितने लगेंगे, 2 ठो लगेंगे। अब अगला वर्जन सुनिए, अगर हमने 2 वेरिएबल यूज कर लिया, कितने, 2 वेरिएबल यूज कर लिया, तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 ठो इक्वेशन लगेंगे। समझ आया? एक वेरिएबल होता था तो एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाता था, x ही बस निकालना है ना, एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। दिस इज 1 इक्वेशन।
और इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से निकल जाएगी फटाफट, 6 को उधर भेजिए, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, उधर जाके पॉजिटिव, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड, और ये कट पीट के कितना आ गया 3, x की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको कितने इक्वेशन बताए, एक ठो इक्वेशन, क्योंकि एक वेरिएबल था। कितना वेरिएबल, एक वेरिएबल, तो उसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे, एक इक्वेशन, सॉल्व हो गया वो। लेकिन अगर आपके कहानी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको 2 वेरिएबल इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे, 2 इक्वेशन। तो फिर इसी तरह के एक और इक्वेशन की जरूरत हमको पड़ेगी। कितने इक्वेशन लगते हैं, 2। हमारे सिचुएशन में जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन लगते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर मैं 3 सवाल पूछता आपसे, एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछता, तो आप कितने वेरिएबल इन्वॉल्व करते, 3 ठो, x y z a b c d, कुछ भी 3 वेरिएबल इन्वॉल्व करते। तो 3 अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी क्या ठो लगेंगे, 3 ठो। कहने का मतलब जितनी गठाने हम लगाएंगे उतनी ही गठाने हमको खोलनी पड़ेगी। समझ आया? अगर मैं 3 गठाने लगाया हूँ तो खोलनी भी कितनी पड़ेंगी, 3। तो जितने वेरिएबल आप रखोगे इक्वेशन भी कितने लगेंगे, उतने ही लगेंगे। 4 अननोन क्वांटिटी रखोगे, 4 वेरिएबल इन्वॉल्व करोगे तो इक्वेशन भी क्या ठो लगेगा सॉल्व करने के लिए, 4। समझ आया? तो ये फंडा बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको 11th में भी काम आना है, 12th में भी काम आना है, आगे कॉलेज में भी काम आना है। जितने अननोन क्वांटिटी होंगे, या अननोन क्वांटिटी मतलब जितनी चीज़ें पूछी जाएंगी, जितने वेरिएबल आप इन्वॉल्व करोगे उतने ही इक्वेशन लगते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ये बात समझ में आ गई, आई या नहीं आई? तो अब देखिए हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा, जो भी इक्वेशन होगा उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1। लीनियर इक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर 1, और 2 वेरिएबल यूज़ करना है। 2 वेरिएबल यूज़ करना है मतलब अब आपसे सवाल में कितनी चीज़ें पूछी जाएंगी, 2 चीज़ें। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आएंगे सब में क्या क्या पूछा जाएगा, 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक सवाल में 2 सवाल रहेंगे कि फादर का एज बताओ, सन का एज बताओ। कंडीशन हम आपको बता देंगे कि ये सिचुएशन है, लेकिन सवाल कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। समझ आया? तो 2 चीज़ें निकालने के लिए आपको 2 ठो वेरिएबल मानना पड़ेगा, और 2 वेरिएबल अगर आपने इन्वॉल्व कर लिया तो इक्वेशन भी क्या ठो लगेंगे आपको, 2 ठो लगेंगे सॉल्व करने के लिए। कहानी समझ आई? तो यहाँ 2 वेरिएबल हमको इन्वॉल्व करना है, मतलब हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई बात समझ? तो हमको इक्वेशन भी कितने लगने हैं, 2 इक्वेशन लगने हैं। क्लियर हुआ? ये हुआ नहीं हुआ, बोलो। नाश्ता वास्ता करके नहीं आए हो? ठीक है, तो इसका ओवरव्यू समझ में आया। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर कितना होता है, 1। लीनियर मतलब ही 1 होता है, ठीक है, पावर 1। और 2 वेरिएबल क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ सवाल किस तरह के आएंगे जिसमें 2 अननोन क्वांटिटी रहेगी, 2 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब हमारे इक्वेशन जो है वो किस टाइप के दिखेंगे हमको, इक्वेशन का प्रारूप कैसा रहेगा, तो उसका मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ लीनियर इक्वेशन के लिए। इसको देखिए, जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा, ax प्लस by इक्वल टू c। ठीक है, हम ये c इधर भी ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं। इधर लेंगे तो प्लस c इक्वल टू 0 लिख देंगे, और उधर c लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक ही चीज़ है। दूसरा इक्वेशन भी इसी तरह रहेगा, ax प्लस by इक्वल टू c। 2 इक्वेशन हो गए, समझ रहे हो? एक वेरिएबल x हो जाएगा, एक वेरिएबल y हो जाएगा, x और y 2 वेरिएबल हो गए। इसका मतलब है ये a और ये b नंबर होंगे और c नंबर होगा। वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। ये भी कोएफिशिएंट हो जाएगा y का, और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ ये भी इसका कोएफिशिएंट होगा x का, b y का कोएफिशिएंट हो जाएगा, और c नंबर कांस्टेंट। समझ रहे हो? नहीं आ रहा समझ? आ रहा है। अब ये 2 इक्वेशन है। अच्छा, अब अगर मैं कहीं पर ये लिखता, देखो by दिख रहा है, और आपसे पूछता ये by है किस इक्वेशन का है, पहले इक्वेशन का कि दूसरे इक्वेशन का। ये by मैंने लिखा है, आप बताइए पहले इक्वेशन का लिखा हूँ कि दूसरे इक्वेशन का लिखा हूँ, क्योंकि x दोनों इक्वेशन में आएगा, y भी दोनों इक्वेशन में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये by कौन से इक्वेशन का, फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का?
बोलिए, फर्स्ट या सेकंड? डाउट है? क्या डाउट है? ये तो लिखा है बी वाई, तो फर्स्ट का हुआ कि सेकंड का हुआ? ये बी वाई मैंने ये वाला लिखा है या ये वाला लिखा है? कौन सा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? बोलिए, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि फर्स्ट इक्वेशन का है कि सेकंड इक्वेशन का। तो फर्स्ट का है कि सेकंड का है, इसके लिए हमने इसके नामकरण कर दिए, ठीक है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट वाला इक्वेशन होगा उसके नंबर्स में 1 2 1 1 1 लगा देंगे, 1 1 1, तो पता चलेगा पहले इक्वेशन का है। जैसे इसको बोल दिया A1 B1 C1, तो 1 से क्या पता चलेगा ये कौन से इक्वेशन का है, पहले इक्वेशन का है। और ये सेकंड इक्वेशन है तो इसको क्या बोल दिए, A2 B2 C2, नीचे लिखना है ना छोटा छोटा 1 2, समझ में आया? तो अब ये पता चलेगा कि ये कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है, सेकंड। जैसे अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ B1y, ऐसे ये लिख दिया मान लीजिए B2y, तो आप तुरंत जान जाओगे किस इक्वेशन की बात हो रही है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है हमसे। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ जी। अब इस इक्वेशन में खासियत ये होगी कि इसमें से A1 A2 B1 B2 में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? शर्त देखिए, कंडीशन फॉर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये होगी, पावर ऑफ एवरी वेरिएबल शुड बी 1। हर वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1। और अगर किसी वेरिएबल का पावर 2 हो गया तो क्या वो लीनियर इक्वेशन रह जाएगा? बोलिए बोलिए, पावर 2 हो गया तो कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके लिए इस चैप्टर में फिर कोई जगह नहीं रहेगी, उसको बोलेंगे तुम तीसरे चैप्टर में चले जाओ। समझ आया? और अगर किसी वेरिएबल का पावर 3 हो गया तो फिर वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, इस चैप्टर से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो कंपलसरी है कि जितने वेरिएबल हमारी इक्वेशन में आएंगे उनका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। और 1 को हम लिखते ही नहीं है, तो इसका मतलब है किसी वेरिएबल का पावर दिखना नहीं चाहिए। नहीं समझे? 1 को हम नहीं लिखते ना पावर में, जैसे यहाँ y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, लेकिन क्या लिखा है मैंने 1, तो 1 नहीं लिखा जाता नॉर्मली। 1 से बड़े पावर होते हैं तो हम उसको लिखते हैं फिर। ठीक बात, यहाँ तक समझ आया? ओके। तो पहली शर्त क्या है, पावर ऑफ एवरी वेरिएबल शुड बी 1, इसीलिए उसको लीनियर बोलेंगे। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, दूसरी शर्त ये है कि A1 A2 B1 B2 में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी। और आप मुझे बताएंगे कि क्यों जीरो नहीं हो सकते ये लोग, ये क्या बिगाड़े हैं? यानी ये नंबर कुछ भी हो सकता है, A1 कोई भी नंबर हो सकता है, B1 कोई भी नंबर हो सकता है, A2 कोई भी नंबर हो सकता है, B2 कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ जीरो नहीं हो सकते। जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, डेसिमल वाले नंबर, रूट वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, समझ रहे हो? जीरो नहीं हो सकते बस। क्यों? सोचो। ये तो अभी हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको ना, क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे इसके, तो ये इक्वेशन इस तरह के लिखे हुए मिलेंगे आपको। देखिए 2x + 3y = 5, 3x + 4y = 3, या कुछ भी ले लेते हैं = 7। दिख रहा है? ये इस तरह के नंबर मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये C को अलाउ है, कोई भी नंबर हो जाए, जीरो भी हो सकता है। लेकिन A1 B1 A2 B2, ये है A1, ये दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज A2, दिस इज B2। दिख रहा है? पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो A1 होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा वो B1 होगा, जो कांस्टेंट नंबर होगा वो C1 होगा। दिख रहा है वही फॉर्मेट? दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होगा, A2, y का कोफिशिएंट कौन होगा, B2, जो कांस्टेंट होगा वो C2। मैं आपको कह रहा हूं कि A1 B1 और A2 B2 क्या नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते। क्यों? रीजन ये है, जैसे मान लो ये A1 जीरो हो गया, इसको कितना कर दिए, जीरो, तो जीरो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना लेगा, 0 × x कितना, जीरो। नहीं समझे? जीरो जब x से मल्टीप्लाई होगा ओवरऑल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और अगर जीरो बन गया तो ये खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो गया तो अब इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल रह गए, कितने, 1 वेरिएबल, और हम पढ़ क्या रहे हैं, 2 वेरिएबल, इसलिए एक वेरिएबल डिलीट हो जाएगा
और एक वेरिएबल बचेगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा, और इसकी जगह 9वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में नहीं है। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो कोई भी वेरिएबल डिलीट नहीं होना चाहिए इस इक्वेशन में से, x और y में कोई भी गायब नहीं होना चाहिए। गायब कब होंगे? जब y या x के सामने वाले नंबर क्या बनेंगे? 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x, 0 मल्टीप्लाइड बाय y क्या हो जाएंगे? खत्म, डिलीट हो जाएंगे। और अगर डिलीट हुए तो फिर एक ही वेरिएबल बचेगा और वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, 2 वेरिएबल नहीं रहेगा और हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई? इसलिए a1 b1 a2 b2 को क्या होना मना है? 0 होना मना है। समझ में आया रीज़न? 0 के अलावा ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं, ये ऐसा भी दिख सकता है हमको, देखिए ये √2x, ये नंबर ऐसा हो सकता था 3/2x। समझ रहे हो? यानी कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ क्या नहीं हो सकते? 0। आया समझ में? जोर से बोलिए। ठीक, तो ये शर्त मेंटेन रहेगी कि a1 b1 a2 b2 को 0 नहीं होना है। अदर देन 0 ये कोई भी नंबर होंगे सिवाय 0 के। हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। किस चीज़ का स्टैंडर्ड फार्मूला है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, जो कि इस तरह का दिखेगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? अच्छा, अब ये बताइए इसमें अननोन क्वांटिटी कितनी है? 2। कौन कौन सी अननोन क्वांटिटी है? ये a1 b1 a2 b2 c1 c2 अननोन नहीं है, ये नंबर होंगे। तो अननोन क्या बचा? x और y। जोर से बोलिए, x और y, 2 ही अननोन क्वांटिटी है। तो जब हमारे आंसर आएंगे तो कितने आंसर आएंगे? 2 आएंगे। एक वैल्यू आएगा x का, एक वैल्यू आएगा y का। जिस चीज़ को हम x मानेंगे वो x की वैल्यू हो जाएगी, और जिस चीज़ को हम y मानेंगे वो y की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि 2 सवाल पूछे जाने हैं इसमें, तो दोनों सवाल का आंसर x और y के नाम से आने वाला है। समझ गए? ठीक है, दिस इज जनरल फार्मूला, और ये जनरल फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, समझे आप? ओके, अगली बात इसमें समझिए। हो गया? जब आप लोग लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे तरीके अलग अलग होंगे। क्या होंगे? इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हम यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर में लगभग हम 4 तरह के मेथड यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मेथड अगर चेंज करेंगे तो आंसर बदल जाएगा। आंसर वही रहेगा, मेथड आप चाहे जो भी लगाएं। समझ आया? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? तो हमारा आंसर क्या है? 4 मेथड होते हैं। कितने? 4 मेथड्स टू सॉल्व। मेथड टू सॉल्व। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल। इसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्राफ। तो हमारे इस चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमको ग्राफ की जरूरत पड़ती है, और वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, या एग्जाम्पल 6, 7, 8, लास्ट के जो 3 एग्जाम्पल हैं पहले एक्सरसाइज के। ठीक है, उन क्वेश्चनों में हमको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम्पल के क्वेश्चन खाली। बाकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं ग्राफ के, वो खाली हम बुक में देखेंगे और देख के जवाब देंगे, उसको सॉल्व नहीं करना हमने। समझ आ गया? तो खाली 5, 6, 7 या 6, 7, 8 ऐसे एग्जाम्पल के नंबर हैं। बुक में हम देख ही ले रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। ग्राफिकल मेथड पेज नंबर 35 से स्टार्ट होता है, 34 से। जी हाँ, एग्जाम्पल 5, 6 और 7, 3 एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें हमको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे और ग्राफ का अरेंजमेंट करके रखेंगे। समझ में आ गई बात? ओके, तो पहला मेथड सॉल्व करने का क्या है? इन इक्वेशंस को, ग्राफिकल मेथड, इसमें हम ग्राफ बना के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की। समझ आया? दूसरा जो मेथड हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम एक एक करेंगे सिंगल सिंगल डिटेल के साथ।
तीसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है जी? और ये सबसे फेवरेट मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड। तो आपको बहुत मजा आएगा इसको बनाने में, एलिमिनेशन को। चौथा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, समझे? क्या नाम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन दुर्भाग्य से आपके बुक में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं किया गया है, तो हम लोग भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारे पास फिर कितने मेथड हो गए इसको सॉल्व करने के? 3 मेथड, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। और ये तीनों मेथड आपको अच्छे से सीखने हैं। हो गया जी? यहाँ तक समझ आया? अच्छा, एक स्टेप और। अब जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे किसी भी मेथड से करें, चाहे आप ग्राफ बना के सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, किसी भी मेथड से जब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर वही आता है, मेथड कोई भी यूज़ करें आप। ठीक बात भाई? एक सवाल का जो जवाब होगा हर बार जवाब वही ना आएगा, जवाब बदल थोड़ी ना जाएगा तरीके बदल देने से। समझ आ रहा है? तो आंसर सेम आता है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई यहाँ तक बात समझ? ओके। लेकिन हम ये देखेंगे कि सिचुएशन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर चेंज होता रहेगा, मेथड के हिसाब से आंसर नहीं बदलेगा। मेथड से चाहे जो यूज़ करो आंसर वही आना है। लेकिन हम ये देखेंगे कभी हमको ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें एक ही आंसर आएगा, यानी x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी। क्या समझे? x की एक वैल्यू आएगी और y की एक वैल्यू आएगी। समझ रहे हो? ऐसे समझो, x की एक वैल्यू आई और y की एक वैल्यू आई, ऐसे मान लो। एक आंसर आया x का, y का एक आंसर आया। एक से ज़्यादा आंसर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। समझ आया? लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको x की एक से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, जैसे x की वैल्यू 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई, 4 मिल गई, बहुत सारी वैल्यू मिल रही है x की, बहुत सारी, गिनती नहीं है। समझ गए? इसी तरह से y की वैल्यू भी बहुत सारी मिल गई, 4 मिल गया, 8 मिल गया, 9 मिल गया, 5/2 मिल गया, नेगेटिव नंबर मिल गया, पॉजिटिव नंबर मिल गया, ऐसे बहुत सारे आंसर आएंगे। तो x की भी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, y की भी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, और हम कंफ्यूज होंगे कि कौन सा आंसर रखें, कौन सा छोड़ दें। समझ रहे हो? कभी ऐसा हो जाएगा सिचुएशन कि हम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन x की वैल्यू कुछ नहीं मिल रही, y की वैल्यू भी कुछ नहीं मिल रही, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तीनों चारों मेथड लगा के देख लेंगे, x की वैल्यू नहीं आएगी ना y की वैल्यू आएगी, यानी क्वेश्चन है फर्जी होगा, वैल्यू ही नहीं आएगी। समझ आया? तो ये 3 पिक्चर हमको इसके सॉल्यूशन के दौरान देखने को मिलते हैं। समझ आ रहा है? इन 3 पिक्चर के हिसाब से हम लोग इनका नाम रख देते हैं। क्या रखेंगे? इनके नाम रखेंगे। किसके? सॉल्यूशन के। ये इक्वेशन तो इस रूप में रहेगा ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब ना x और y की वैल्यू मिलेगी। तो सॉल्व करने के बाद जो चीज़ आंसर के तौर पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जब किसी इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो, लास्ट में आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू मिलती है, तो उसको बोलते क्या है? ये सॉल्यूशन है ना? तो हमको इस चैप्टर में सॉल्यूशन कितने टाइप के देखने को मिलेंगे? 3 टाइप। कभी कैसा मिलेगा? 1 वैल्यू, 1 आंसर, x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू। समझ आया? और कभी x की बहुत सारी वैल्यू, y की बहुत सारी वैल्यू, और कभी x की एको वैल्यू नहीं आ रही है, y की एको वैल्यू नहीं आ रही है। ये 3 तरह के पिक्चर इसमें हमको मिलेंगे। तो जब x की एक वैल्यू मिले और y की एक वैल्यू मिले, यानी एक आंसर आए, एक आंसर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोला करेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलना है इसको? यूनिक का मतलब ही होता है सिंगल पीस। क्या होता है? यूनिक मतलब सिंगल। जैसे आप लोगों के अंदर जब कोई टैलेंट होता है तो हम नहीं बोलते ये यूनिक है, बाकियों से अलग है। यूनिक का मतलब होता है 1। क्या होता है? तो जब x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू मिलेगी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और जब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? मेनी सॉल्यूशन। मेनी मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलना है? मेनी सॉल्यूशन, या इन्फिनिट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन। जी ठीक बात। इन्फिनिट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ आया? और जब हम सॉल्व कर रहे हैं कोई भी मेथड लगा के और ना x की वैल्यू आ रही है ना y की वैल्यू आ रही है, तो फिर क्या बोलेंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मतलब नो सॉल्यूशन। क्या बोलना है? क्या बोलना है? नो सॉल्यूशन। आया समझ में? आया?
ये चीज़ समझिए आपकी नहीं समझे? जोर से बोलिए। सही में? सही में? अच्छा, अब एक चीज़ और समझिए। देखिए, हमको ना इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, क्या दिया? ऐसे देखो, मैंने आपको एक इक्वेशन दिया 2x + 3y = 4, 3x + 5y = 2। ये दो इक्वेशन मैंने आपको दिए और मैं आपको बोलूँगा इसको सॉल्व नहीं करना है। बिना सॉल्व करे मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। यूनिक वाला आएगा कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? खाली देख के बताना है, सॉल्व नहीं करना। ये तो ऐसा सवाल हो गया ना कि हम आपसे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं और आपको सॉल्व नहीं करने दे रहे हैं। सॉल्यूशन कब आता है? जब हम उसको सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करूंगा तब ना आंसर आएगा लास्ट में। लेकिन मैं सॉल्व किए बगैर आपसे आंसर पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर किस टाइप आएगा। ये नहीं पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, ये नहीं पूछ रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस टाइप का आंसर आएगा। सिंगल सिंगल वाला आंसर आएगा, बहुत सारे वाले आंसर आएंगे कि कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ना हमने शॉर्टकट बनाया है। क्या बनाया है? शॉर्टकट। हम इन कोएफिशिएंट को देख के, इनको ये कोएफिशिएंट है ना, ये कांस्टेंट नंबर है, कोएफिशिएंट को देख के बता देंगे कि इनका सॉल्यूशन कैसा आने वाला है। ठीक है, क्या देख के बताना है? कोएफिशिएंट। कौन कौन? A1, B1, C1, A2, B2, C2। इनको देख के हम जान जाते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक होगा, कि मेनी सॉल्यूशन होगा, कि इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। समझ आया? और उसकी निशानी ये होती है कि इनकी हम रेशियो लेते हैं। किसके रेशियो? कोएफिशिएंट के। जैसे पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कौन है? 2, और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कौन है? 3। अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहता हूँ तो इसे डिवाइड कर दूंगा 2/3। सॉल्व करेंगे तो कोई आंसर आएगा। समझ रहे हो? फिर y वाले का कोएफिशिएंट क्या है? 3। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। इसका हमने रेशियो निकाल लिया। क्या इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा कि अलग अलग होगा? 2/3 और 3/5 सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? इसको, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका आंसर 0 से छोटा आएगा, या सॉरी 1 से छोटा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। और ये भी बड़ा है, इसका आंसर भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जरा चेक करके देखो, 3 0 जा 0, डेसिमल लगा दीजिए, 20 हो गया वो। 3 6 जा 18, 18 में से 20 में से 18 गया, 2 बचा, डेसिमल लगा ही है, फिर वो 20 हो गया, यानी 0.6666 ये आता चला जाएगा। समझ आया? इसको डिवाइड करो, 5 0 जा 0, 3 के आगे 0 लगा लीजिए क्योंकि हम डेसिमल यूज़ कर चुके। आता है ना डिवीजन इस तरह का आपको कि नहीं आता? तो ये 30 हो गया। 5 का पहाड़ा कई बार पढ़ें? 6 बार। 5 6 जा 30, खत्म। लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है तो 0.66666 चलता चला जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा? 0.67। तो क्या दोनों आंसर बराबर हैं? बराबर हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। तो हमने ये वाले कोफिशिएंट के रेशियो निकाले, ये वाले कोफिशिएंट के रेशियो निकाले, और दोनों रेशियो कैसा आया? अलग अलग आया, डिफरेंट आया। तो जब शुरू के कोफिशिएंट के रेशियो अलग अलग आते हैं, बराबर नहीं होते, तो ऐसा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? ये इसका इंडिकेटर है, निशानी है। निशानी क्या होगी? A1 और A2 का रेशियो निकालिए, इसका। अब आप A1 A2 पहचान रहे हैं क्या है? A1 क्या होगा? पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट होगा। A2 क्या होगा? दूसरे इक्वेशन के x का कोफिशिएंट होगा। दोनों x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालिए, y के कोफिशिएंट का रेशियो निकालिए, और देखिए अगर दोनों रेशियो बराबर नहीं आए तो कंपलसरली वो इक्वेशन सॉल्व होगा, और सॉल्व होकर आंसर क्या देगा? एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन देगा। समझ आया कि नहीं आया? आया। और फिर मेनी सॉल्यूशन जब किसी इक्वेशन में आना होगा, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन निकलने होंगे, उस समय जब हम चेक करेंगे तो ये हमको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे आपस में बराबर आ गए, यानी इसका रेशो और इसका रेशो सेम आंसर देता है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, 5 आया, तो यहाँ भी क्या आंसर मिलेगा मेरे को? इन दोनों नंबर को डिवाइड करने से 5। और इसको भी मैं देखूंगी, ये भी बराबर आ जाएगा। ये समझ रहे हो? तो इसका आंसर भी कैसा मिल जाएगा हमको? सेम, यानी इसका रेशो, इसका रेशो, इसका रेशियो, तीनों का आंसर क्या मिलेगा? सेम, इक्वल। तो हम जान जाएंगे कि ऐसे सॉल्यूशन कैसे होने वाले हैं? मेनी, बहुत सारे आंसर आएंगे उसके। आया समझ? इसी तरह यहाँ पर जब हम देखेंगे A1 और A2 का रेशियो निकालेंगे, B1 और B2 का रेशियो निकालेंगे, C1 और C2 का रेशियो निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये तो बराबर आ गया,
लेकिन ये बराबर नहीं आएगा C1 और C2। इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो फिर तीसरी चीज़ को हम चेक करेंगे। नहीं समझे? यहाँ पे देखिए, हमने इसका और इसका आंसर चेक किया, यही सेम नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो आगे देखना बंद, आगे नहीं देखना है। लेकिन अगर ये इक्वल आ गया, इसका और इसका रेशो इक्वल आया, तो फिर हम तीसरे का रेशो देखेंगे, C1 C2 का। समझ आ रहा है? अब इसमें दो चीज़ हो सकती है, इन दोनों के बराबर ही आ सकता है या बराबर नहीं आ सकता। तो अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे उस इक्वेशन के, और अगर बराबर नहीं आया तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया? जब आप ये मेथड यूज़ करेंगे, ग्राफिकल, कौन सा मेथड? ग्राफिकल, तो हम लोग इसके ग्राफ बनाएंगे। अब ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर, बोलिए। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है मालूम है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब पावर 1, और जिस इक्वेशन का पावर 1 होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये एक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा एक लाइन। और इस लाइन का नाम क्या होगा? ये इक्वेशन पूरा। लाइन का नाम क्या होता है? इक्वेशन। जैसे आपका मेरा नाम होता है ना, कुछ कुछ नाम रहता है सबका, उसी तरह हर लाइन का भी नाम होता है। लाइन का नाम क्या होता है? इक्वेशन होता है। समझ आया? इसी तरह से ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, लेकिन रहेगा क्या? स्ट्रेट लाइन। क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। अब निशानी देखिए, जब किसी सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन होना होगा, यानी x की एक वैल्यू निकलेगी, y की एक वैल्यू निकलेगी, और हम उसका ग्राफ बनाएंगे, दो ठो इक्वेशन होंगे, दो ठो लाइन बनेगी स्ट्रेट, दोनों लाइन हम देखेंगे ऐसे एक दूसरे को काटेंगी और एक सिंगल पॉइंट हमको मिलेगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा x और y की वैल्यू, वही इसका सॉल्यूशन होगा x और y का। समझ आया? तो यूनिक सॉल्यूशन में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दोनों ग्राफ कैसे हो जाते हैं? कट जाते हैं, एक दूसरे को काटते हैं एक पॉइंट पर। तो ऐसी लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, काटने वाली लाइन। इंटरसेक्ट करना मतलब काटना। तो ऐसी लाइन क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ रहा है? ये किस चीज की निशानी होगी? किस सॉल्यूशन की? यूनिक, जिसमें सिंगल सिंगल आंसर आना होगा। तो उसका एक तो ये रेशियो बराबर नहीं होगा A1 A2 B1 B2 का, और दूसरी चीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, हमेशा ग्राफ ऐसा ही बनता है। समझ आया? तो ग्राफ अगर ऐसा बन गया मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक। एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। समझ आ रहा है? कैसे आएगी वो हम डिटेल फिर जब ये बनाएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से बनता है। समझ आया? जब बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये एक लाइन है, क्या है ये? एक लाइन, और ये है दूसरी लाइन। ये देखिए, दोनों लाइन आ गई एक के ऊपर एक। ये लाइन है ये दूसरी लाइन, एक के ऊपर एक आ गई। इस तरह से दिख रहा है आपको? उधर से कितनी उंगली दिख रही है? एक की दो? दो दिख रही है कि एक दिख रही है? एक के पीछे एक दब गई, तो ये एक लाइन है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी ऐसे। समझ आया? तो हमको एक ही लाइन दिखेगी, लेकिन हमने तो दोनों लाइन चढ़ा दिया है एक के ऊपर एक। अब इसमें कितने कॉमन पॉइंट होंगे जो दोनों लाइन में हो? बहुत सारे होंगे। लाइन पॉइंट से बनता है ना, बहुत सारे पॉइंट जब एक इकट्ठे खड़े हो जाते हैं एक साथ क्रम से, तो लाइन बन जाता है। एक के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ गई तो इसमें कितने कॉमन पॉइंट मिलेंगे? जैसे ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, कॉमन है, तो एक ही कॉमन पॉइंट है ना। और एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बना दिए तो कैसे कॉमन पॉइंट होंगे? बहुत सारे। तो जितने पॉइंट उतने सॉल्यूशन, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। तो बहुत सारे सॉल्यूशन का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ऐसा होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसाइड हो जाती है। कोइंसाइड मतलब ओवरलैप होना। समझ आया? तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? कोइंसाइड लाइंस। एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी, ऐसे ओवरलैप हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना होता तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता। एक कॉमन पॉइंट है तो एक तो सॉल्यूशन मिलेगा x और y का। बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना है तो कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं मिलना। ऐसी लाइन जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, कैसी होती है वो लाइन? पैरेलल। दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये कभी नहीं कटेंगी, और कभी नहीं कटेंगे तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा दोनों में। तो इसका ग्राफिकल नोटेशन कैसा होता है? ऐसा। ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस। समझे आप? तो इतनी चीज समझ में आई आपको कि नहीं आई? आई? फिर से जस्ट 2 मिनट इसको रिवाइज करते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे इक्वेशन जिसका पावर क्या हो? 1, और कितने वेरिएबल यहाँ पर हमको यूज करने हैं? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल यूज करने का मतलब क्या है? इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे? 2 क्वेश्चन।
तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए हमको 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। अब हमारा उसूल है जितने वेरिएबल हमको मानने पड़ते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। तो अगर हम 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो इक्वेशन भी कैसे लगेंगे, 2 इक्वेशन। तो ये हमारा पहला इक्वेशन होगा, ये दूसरा होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। इसमें a1 b1 a2 b2 क्या है, कोफिशिएंट है x के और y के। a1 कोफिशिएंट है x का, b1 कोफिशिएंट है y का पहले इक्वेशन में, a2 x का कोफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन का, b2 y का कोफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में। c1 c2 क्या चीज है, कांस्टेंट नंबर। समझ आया? इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, 4। कौन कौन से, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमको कितने मेथड डिस्कस करना है, 3। अब जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आंसर प्राप्त करने के लिए, सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए, तो कितनी तरह के सॉल्यूशन हमको मिल सकते हैं, 3 तरह के। पहली तरह का सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या आएगा, इसमें एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू आएगी, सिंगल सिंगल, तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ आया? यूनिक सॉल्यूशन की पहचान क्या होती है, a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। मतलब सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, यूनिक। मतलब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, 2 लाइन कटती हुई इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, एक सिंगल कॉमन पॉइंट मिलेगा। समझ आया? दूसरे टाइप का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन, यानी x की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, y की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। तो उसकी निशानी क्या होती है, a1/a2 b1/b2 का रेशियो बराबर होगा और c1/c2 का रेशियो भी एक जैसा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तीनों का रेशियो सेम आएगा, सेम आंसर आएंगे तीनों में। समझ रहे हो? इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर सेम आ जाएगा। मतलब कैसा सॉल्यूशन मिलने वाला है, मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन। जितनी मर्जी x की वैल्यू निकाल लो, जितनी मर्जी उतनी y की वैल्यू निकाल लो, जितनी आप चाहो उतनी निकाल सकते हो। समझ आया? और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। तो उसमें कितने कॉमन पॉइंट मिलते हैं, फिर जितने चाहे उतने ले लो, लाखों करोड़ों। तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होते हैं, लाखों करोड़ों। सॉल्यूशन कौन होता है, कॉमन पॉइंट्स। समझ आया? तीसरी तरह का सॉल्यूशन क्या होगा कि कोई आंसर ही नहीं आएगा, ना x का आंसर आएगा ना y का आंसर आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, जोर से बोलिए, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा तो नो सॉल्यूशन, सीधी सी बात। नो सॉल्यूशन की निशानी क्या होगी, a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो बराबर आएगा, लेकिन c1 और c2 का रेशियो बराबर नहीं आएगा। तो ये निशानी होगी कि वो सॉल्यूशन किस टाइप का होना है, नो सॉल्यूशन। तो आप चाहें तो फिर इसको सॉल्व करना छोड़ सकते हैं। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया और आपसे पूछेंगे सॉल्व करो, तो सबसे पहला काम क्या है, चेक करो रेशियो। चेक करने से आपको पता चल गया कि ये और ये रेशियो बराबर, ये बराबर नहीं है, मतलब इसका आंसर कैसा आने वाला है। तो काहे के लिए टाइम पास करेंगे सॉल्व करके, सीधा लिख के डिक्लेयर कर देंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, नो सॉल्यूशन। तो सॉल्व भी नहीं करना। नो सॉल्यूशन का ग्राफिकल नोटेशन कैसा होता है, पैरेलल लाइंस। तो ये तीनों ग्राफ जो है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस और पैरेलल लाइंस, यही हमको 3 ग्राफ 3 एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करने हैं। समझ आ गया? तो ये इसका ओवरव्यू है। अब इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं। सिचुएशन दी रहेगी, उसको पढ़ करके इक्वेशन कैसे बनाना है, ये पहले हमको सीखना है, क्योंकि मेन जॉब यही रहेगा। अगर आपने अच्छे से सही इक्वेशन बना लिया तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेथड तो सबको आते हैं सॉल्व करने के, समझ रहे हो? तो इसमें मेन जॉब क्या रहता है, असली काम क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि वो स्टेटमेंट में रहेगा, वर्ड्स में, उसको पढ़ के क्या बनाना, इक्वेशन बनाना। अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया तो सॉल्व करना तो वैसे ही आ जाएगा। आया समझ में? तो पहले हम सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चंस बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद फिर डबल वेरिएबल के इक्वेशंस बनाने लग जाएंगे और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 6 नंबर का मेन क्वेश्चन आता है। समझ गए? इसलिए इसको अच्छे से समझना है। अब हम इसके एग्जाम्पल के साथ इसको शुरू करेंगे। हो गया?